अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, सीधा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करते ना, लेकिन यहां आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहां हम बात करेंगे नेचर ऑफ रूट्स की, और नेचर ऑफ रूट्स से मतलब तो साफ है कि रूट्स की जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, उस चीज की हम बात करेंगे। जब कभी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां जो रूट्स होते हैं उसकी बिहेवियर क्या होगी, उसकी नेचर क्या होगी, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान से आपको समझना होगा। एनसीईआरटी का पहले तो इस पार्ट को आप देख लीजिए जो मैं यहां शो कर रहा हूं, ये एनसीईआरटी से मैंने लेकर के आपके सामने रखा है। इसी के आसपास हमारी सारी कंसेप्ट्स होंगे, लेकिन हमारा अंदाज अलग होगा। आप चाहो तो उसे भी देख सकते हो। जो मैं बता रहा हूं इसको मैं थोड़े अलग अंदाज में समझाऊंगा। आई होप कि ये चीज आपको थोड़ा ज्यादा और आसान लगने लगेगा मेरे वाले तरीके से अगर समझ लोगे तो इस चीज को कंटिन्यू करने से पहले मैं यहां आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख देता हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। 2x² प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और चलिए इसका जनरल फॉर्म भी लिख देते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है और ये क्या है, जनरल फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ओके, अब देखो, जब आपको यहां x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो आप क्या करते हो, आप फॉर्मूला यूज करते हो -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाई 2a। देखो सारा कंसेप्ट इसी के आसपास रोटेट होने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाइएगा। इस चीज को ऑब्जर्व कर लो पहले, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या आप ये आंसर कर सकते हो कि आगे जो इसके रूट्स आएंगे वो डिपेंड करेगा इस d पे। अच्छा, कैसे डिपेंड करेगा, चलो मैं इस चीज को समझाता हूं। मान लो कि अगर इनकेस d 0 आ जाए, क्या मैंने कहा, अगर d की वैल्यू जो है वो 0 आ जाए तो क्या होगा, देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में। अगर d की वैल्यू 0 हो जाए तो -b प्लस माइनस √0 लिखने का कोई मतलब होता है क्या, बिल्कुल भी नहीं होता। ये 0 मैंने लिखा डिवाइडेड बाई 2a, तो इस 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका मतलब तो यही होने वाला है। तो आपने देखा कि जब d की वैल्यू 0 हो जाएगी उस केस में x के जो है वो दो अलग अलग रूट्स नहीं आएंगे, और अगर हम दो बोल भी दें तो हमें यह बोलना होगा कि दोनों इक्वल ही होंगे, राइट ना। तो इस चीज को ऑर्गेनाइज्ड वे में आप ऐसे लिख सकते हो कि इफ d इज इक्वल टू 0 देन जो रूट्स होगा वो क्या होगा, वो होंगे रियल एंड इक्वल। पॉइंट टू बी नोटेड, इस चीज को आप कॉपी डाउन कर लीजिए। इफ d इज इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अच्छा, रियल मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये रियल नंबर ही आएंगे। और इमेजिनरी नंबर क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था, डेडिकेटेड वीडियो भी बना हुआ है। अगर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ जाए तो हम उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तो जब d 0 हो गया तो फिर इमेजिनरी का तो कोई मतलब होता ही नहीं है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रियल एंड इक्वल। तो इफ d इज इक्वल टू 0 तो रूट्स का नेचर क्या होगा, ये रियल होगा एज वेल एज इक्वल होंगे, क्योंकि दोनों सेम हो जाएगा, राइट ना। इस चीज को अच्छे से आप कॉपी डाउन कर लेना। अब देखो दूसरी चीज भी मैं यहां बताना चाहूंगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, इवन की 4.5 हो जाए, कुछ भी ग्रेटर देन 0, और यू कैन से दैट कि कुछ पॉजिटिव नंबर हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, देखो उस केस में आप देख सकते हो x के क्या होंगे सिचुएशन। देखो मैं करके दिखाता हूं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, फॉर एग्जाम्पल इसको हम मान लेते हैं 9 आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, b और a का भी कुछ वैल्यू होगा। ओके, ये तो मैं समझाने के लिए 9 लिया हूं। अब देखो, क्योंकि हमें इस केस में पॉजिटिव लेना था ना d का वैल्यू, तो मैंने पॉजिटिव लिया, तो पॉजिटिव 9 लिया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस, ये 9 के बदले बाहर 3 आ जाएगा, और 2a, a और b का वैल्यू आपको रख देना है इसमें। तो इसके बाद आप क्या देखोगे कि x का यहां दो आंसर आएगा ना, तो दो रूट्स आएंगे क्या। तो यहां आप अल्टीमेटली ये बता सकते हो कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू जब 0 से बड़ा हो जाए या फिर पॉजिटिव हो जाए, तो उस केस में जो रूट्स होंगे वो रियल तो होंगे ही होंगे, क्योंकि ये अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव है, तो ये रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा, यानी कि दो अलग अलग रूट्स होंगे, ठीक है। इन दोनों में फर्क क्या है कि यहां रियल और इक्वल, और यहां रियल और यू कैन से अनइक्वल। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो गया, दो अलग अलग आएंगे। और दो अलग अलग क्यों आ रहे हैं, आप समझ के तो देखो, ये जो प्लस माइनस है इसके कारण ही ना दो अलग अलग रूट्स आ रहे थे। और क्योंकि ऊपर वाले केस में d की वैल्यू 0 हो गई थी तो ये पूरा चीज गायब हो गया था, तो
तो भला दो दो सॉल्यूशन या दो दो आंसर्स कैसे आएंगे? तो यहां रियल एंड इक्वल लिखे थे और यहां रियल एंड अनइक्वल यानी कि रियल एंड डिस्टिंक्ट लिखे। चलो ये चीज तो क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड केस भी आपको समझना पड़ेगा। थर्ड केस क्या होगा कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो इस वाले केस में हमने क्या कंसीडर किया था? इक्वल टू 0। इस वाले केस में हमने ग्रेटर देन 0 लिखा और इस वाले केस में मैं क्या लिखने जा रहा हूं या कंसीडर करने जा रहा हूं? लेस देन 0। तो जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस समय स्टोरी क्या होगा, इस बात को आप समझने की कोशिश करो। तो वंस अगेन कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d डिवाइडेड बाई 2a। जैसा कि हमने अभी बताया कि d की वैल्यू जो है वो स्मॉलर देन 0 है यानी कि नेगेटिव है। तो नेगेटिव वाले केस में क्या होगा? चलो ये तो कुछ भी है लिख देते हैं, प्लस माइनस मैंने लिखा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं -9 लिख देता हूं डिवाइडेड बाई 2a। अब आप देखो कि स्क्वायर रूट ऑफ -9 इसकी रियल वैल्यू आप फाइंड कर नहीं सकते क्योंकि ये रियल नंबर है ही नहीं। मैंने बार बार पहले भी बताया स्क्वायर रूट ऑफ -4 यू कांट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी कि रियल फील्ड में हम बात कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा क्लास 11th में जब जाओगे तो ये इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस होगा। आप और ज्यादा जानना चाहते हो इमेजिनरी नंबर के बारे में तो वीडियो मैंने इसमें बना रखा है, आप मेरे चैनल पे जाकर के वीडियो सर्च कर लो। काफी आसान इजी लैंग्वेज में मैंने चीजों को समझाया है, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल लेकिन हम इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं, राइट ना? तो खैर जो भी हो, तो यहां आप देख सकते हो कि ये इमेजिनरी नंबर आ गया। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके इस वाले सिचुएशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं। तो आप अल्टीमेटली ये लिख सकते हो कि इफ d इज लेस देन 0 इन दैट केस रूट्स क्या होंगे? तो यहां इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो इमेजिनरी वाला कंसेप्ट तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो यहां लिखोगे नो रियल रूट्स। क्या लिखोगे? नो रियल रूट्स। बस ये जो तीन चीज है ना, इसको समझने के बाद आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, फिर ऑलमोस्ट सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी। ऑलमोस्ट यहां मैंने इसलिए कहा क्योंकि एक और कंसेप्ट मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, हालांकि उसका क्वाड्रेटिक से लेना देना नहीं है, यानी कि इस रूट से कोई लेना देना नहीं है और एनसीईआरटी में वो कंसेप्ट है भी नहीं, बट एट द सेम टाइम वो कंसेप्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तो बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ मैं एनसीईआरटी कवर नहीं कर रहा हूं, जितनी भी बुक्स जो नॉर्मली होते हैं मैं सारे कंसेप्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं इसके बाद उस कंसेप्ट को भी डील पक्का करूंगा ही करूंगा, लेकिन पहले आप इस चीज को नोट डाउन कर लो। ये समझने के बाद तीनों अलग अलग कलर्स से मैंने बनाया है, इसलिए आसानी से आप समझ सकते हो। तो मैं एक बार लेकिन फिर से बताना चाहूंगा, जब d की वैल्यू, ये फाइनल है और यहां हमारा ऑब्जर्वेशन है, जब d की वैल्यू 0 होगी तो उस समय जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? रियल एज वेल एज इक्वल। तो रियल एंड इक्वल तो क्यों होगा? ये ऑब्जर्वेशन आपके सामने है। और दूसरा केस क्या है कि when d इज ग्रेटर देन 0 एट दैट केस क्या होगा? रियल एंड अनइक्वल, यानी कि डिस्टिंक्ट। रियल और दो अलग अलग आएंगे। अलग अलग कैसे आएंगे इस चीज को आई होप आप समझ पा रहे हो। और ये देखो ग्रीन वाले पोर्शन से मैंने क्या समझाने की कोशिश की है कि जब d की वैल्यू लेस देन 0 होगी उस केस में जो रूट्स होंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे। तो इमेजिनरी रूट्स से मेरा अभी क्लास 10th में मतलब क्या होगा कि नो रियल रूट्स। अच्छा यहां एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, मैंने देखा है कि काफी बच्चे जो है ना वो यहां लिखते हैं नो रूट्स। वो क्या लिखते हैं? देखो मैं यहां लिख रहा हूं नो रूट्स लिखते हैं, बट आप ऐसा मत लिखना। देखो इस केस में भी रूट्स होंगे बट इस केस में वो इमेजिनरी रूट्स होंगे और इमेजिनरी वाला कंसेप्ट आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है, इसलिए क्या होगा ये अगर आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो क्या लिखोगे आप? नो रियल रूट्स लिखोगे। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो आई होप ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो गया होगा। इस तीन चीज को आप नोट डाउन कर लो। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले तो मैं डिस्प्ले आपके सामने कर रहा हूं एक्सरसाइज 4.4। आपको इतने ही क्वेश्चंस बनाने हैं एज पर एनसीईआरटी, बट नो डाउट ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये काफी कम है क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज भी कम है। कहीं ना कहीं आपको इससे एडवांस क्वेश्चंस बनाने ही होंगे और इस वीडियो में आगे मैं एडवांस क्वेश्चन भी बताने वाला हूं और जो एनसीईआरटी वाले जो अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये तो खैर बताऊंगा ही बताऊंगा। तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1 और ये है एक्सरसाइज 4.4। यहां क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हो तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई है और तीनों के जो रूट्स के नेचर होंगे वो आपको पता लगाने हैं। और इन केस अगर नेचर में रियल रूट्स आते हैं तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द रूट्स आल्सो, राइट ना? तो तीन में से दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाऊंगा और एक आपके लिए होगा।
तो चलो पहले तो d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यू ऑल नो d is equal to b square minus 4ac। Now substitute all the values। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 की स्क्वायर दैट इज 9। 4 के बदले मैंने 4 लिखा, a के बदले 2 और c के बदले आप ऊपर देख सकते हो 5। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 माइनस आप देख सकते हो 5 2 10 और ये हो जाएगा 40 और अल्टीमेटली ये कितना दे देगा, यू ऑल नो -31। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग चीज यहां क्या मिल रहा है कि ये जो d का वैल्यू है ये नेगेटिव आया और नेगेटिव का मतलब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने 3 सिचुएशंस दिए थे कि d का वैल्यू अगर 0 हो जाए, अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए और अगर लेस देन 0 हो जाए। तो अगर लेस देन 0 हो जाए इस केस में क्या होगा, तो इस केस में तो नो रियल रूट्स होंगे ना, नो रियल रूट्स होंगे क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। तो ऑब्वियसली इस केस में तो रियल रूट्स होंगे ही नहीं, तो अल्टीमेटली हम इसे आगे सिंप्लीफाई भी नहीं करेंगे। तो चलिए इसके लिए तो इतना ही होगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है और यहां फिर से हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं और देखते हैं d क्या आता है। यू ऑल नो b स्क्वायर माइनस 4ac। बताइए b की वैल्यू कितनी, 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इसका पूरा होल स्क्वायर करोगे तो 48 आएगा। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यानी कि ये 4 ही हो जाएगा ना, और ये देखो तो कितना हो गया, ये भी 48 हो गया। तो 48 माइनस 48 कितना हो गया, ये हो जाएगा 0। तो अब इजिली आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कितना हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी। हालांकि इस हिस्से को नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2a क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो गई ना, तो लेकिन मैंने लिख दिया। -b बताइए, तो माइनस माइनस प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, देखो -b का वैल्यू मैंने यहां से लिखा, प्लस माइनस ये तो 0 ही होगा, डिवाइडेड बाय 2a यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, इसका कोई मतलब होता नहीं है। यहां अब क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बचेगा, राइट ना, 2 इंटू 3। अब 2 जा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा देखो ये जो 3 है इसको हम चाहे तो √3 इंटू √3 भी लिख सकते हैं, राइट ना। तो एक जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 ये आ जाएगा। इस केस में रूट्स जो होगा, और यू नो इस केस में दो जो रूट्स होंगे यानी कि दोनों रूट्स जो हैं वो इक्वल होंगे। जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जब d की वैल्यू 0 होती है तो उस केस में जो रूट्स होते हैं वो रियल एंड इक्वल होते हैं। तो जाहिर सी बात है इस केस में रूट्स जो है वो रियल एंड इक्वल होंगे और पहला और दूसरा दोनों कॉपी डाउन ही हो जाएगा। तो आई होप ये चीज तो क्लियर होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग टाइप्स को मैंने कवर कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो खैर इजिली आप बना सकते हो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हो यहां भी दो क्वेश्चन हैं और एग्जैक्टली करना क्या है मैं इस चीज को समझाता हूं। पहले देखो फर्स्ट क्वेश्चन को मैंने यहां लिख लिया। अब यहां आप देख सकते हो ये जनरल फॉर्म के साथ मैच तो कर रहा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, बट यहां k की जो वैल्यू है ये अननोन है। तो एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में करना ये है कि k का कुछ ऐसा वैल्यू आपको फाइंड करना है सो दैट जब हम उस वैल्यू को यहां रखें इंस्टेड ऑफ k, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको रियल एंड इक्वल रूट्स दे। बात समझ में आ गई ना। तो इसको कैसे आप सॉल्व करोगे, देखो मैं समझाता हूं। इट्स रियली वेरी सिंपल। तो आप सबसे पहले लिखो कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स वी हैव, हमारे पास कंडीशन क्या है, रियल और इक्वल रूट्स कब होते हैं, तो आप सबको मालूम है जब d इज इक्वल टू 0 होता है। जब d की वैल्यू d इज इक्वल टू 0, आपने वो तीनों केसेस अगर लिख रखे हैं तो आप उस चीज को देख लो, अदरवाइज मैं यहां भी देखो फिर से एक बार शो कर दे रहा हूं। ठीक है, मैंने जो लिखवाया था उसे भी आप देख सकते हो या एनसीईआरटी वाले को भी देख सकते हो। तो व्हेन d इज इक्वल टू 0, तो उस केस में क्या होगा, रियल और इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, और इक्वल का मतलब अल्टीमेटली रियल तो होगा ही होगा। अब d के बदले मैं लिख देता हूं b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सारे वैल्यूज में सब्स्टिट्यूट करूंगा, b स्क्वायर इसका मतलब क्या हो जाएगा k स्क्वायर। अब देखो ना b के बदले k है ना, माइनस के बदले माइनस, 4 के बदले 4, a के बदले 2, ऊपर आप देख लो, और c के बदले 3 लिखूंगा, इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा बताओ, k स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 24, तो उस तरफ चला जाएगा 2 4 24। चलो ठीक है, तो अब अल्टीमेटली k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24, और 24 से क्या निकलेगा बाहर, आप सबको मालूम है 2 बाहर निकलेगा और 6 अंदर रह जाएगा। और मैंने हमेशा बताया कि स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो इस बार k का आप दो वैल्यूज निकालें, एक होगा
2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 और दूसरा होगा -2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो ना, जो एक हद तक इनकम्प्लीट है, इसमें अगर k को आप रिप्लेस करोगे इससे या फिर इससे, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपको रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। तो रिप्लेस करके मैं सो भी कर देता हूं, 2x स्क्वायर, अभी इसको अगर लूं तो क्या हो जाएगा, +2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो ना, इस केस में आप चाहो तो d की वैल्यू फाइंड कर लेना। अब फाइंड जब करके देखोगे तो d की वैल्यू डेफिनेटली 0 ही आएगी। चलो करके मैं शो कर दूं क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर की वैल्यू कितनी, इतनी, तो इसकी स्क्वायर कितनी हो जाएगी, देखो तो 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 6, इसकी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, इसकी स्क्वायर 24 मानोगे, इसकी स्क्वायर देख लो कितना हो गया, 4 2 8, 8 3 24, और 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए आपको, d की वैल्यू 0 ही ना चाहिए। तो खैर ये तो मैंने वेरिफिकेशन के लिए आपके सामने रखा, आपको करना बस ये वाला काम है। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा ना। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है इसको भी देख लीजिए, मैं ही बना देता हूं आपके लिए। काफी ज्यादा ये ट्रिकी है, मतलब थोड़ा सा तो ट्रिकी है ही है, और ट्रिकी से मेरा मतलब है कि काफी बच्चे इसको गलत बनाते हैं, इसलिए चलो मैं आपके सामने बना करके शो कर ही देता हूं। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले तो मल्टीप्लाई ही कर लेना चाहिए हमें। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहां a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है और c की वैल्यू ये है। तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स यू ऑल नो d इज इक्वल टू 0, और d का मतलब क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ b स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, देखिए तो -2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a इंटू c इज इक्वल टू 0। सही है ना, ये आपको दे देगा 4k स्क्वायर माइनस 4 इंटू k इंटू 6 इज इक्वल टू 0। नाउ कॉमन ले लो, दोनों से जो कॉमन ले सकते हो आप, या तो 4 कॉमन ले लो या तो 4k कॉमन ले लो, ठीक है। यहां एक गलती आगे बच्चे करते हैं, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। चलो इतना तो क्लियर है। अब देखो 4 को यहां से सीधे आप हटा सकते हो, लेकिन 4k को आप मत हटाना, ये अगर करोगे तो कहीं ना कहीं वो टेक्निकली गलत हो जाएगा। तो पहले तो मैं 4 को एलिमिनेट कर देता हूं, तो 4 को मैंने हटाया और k माइनस 6 लिखा इज इक्वल टू 0। अब यहां दो सिचुएशंस अराइज हो रहे हैं, आप क्या लिखोगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दैट इज इक्वल टू 0। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ए बी की प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो a 0 रहा होगा या फिर b 0 रहा होगा, तो बस वही चीज लिखना है। तो आइदर k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये तो फाइनल ही है। यहां थोड़ा सा बस इतना ऑपरेट कर लेना है आपको। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि k का एक आंसर आया 0 और दूसरा आया 6। एट द एंड आप क्या लिखोगे कि k की जो पॉसिबल आंसर इस केस में है या वैल्यू जो है वो 0 और 6 है, लेकिन रुकना, ऐसा अगर आप लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा। इसीलिए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान दीजिएगा। देखो k का आपने 0 तो निकाल लिया और 6 भी निकाल लिया, लेकिन अगर k का आंसर आप 0 लिखोगे ना तो क्या प्रॉब्लम होगा, इस चीज को देखो मैं यहां आपको समझाना चाहूंगा। अगर k का वैल्यू आप 0 सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे पिछले वाले केस में दो वैल्यूज आए थे और दोनों को आपने लिया था, लेकिन इस केस में अगर दोनों को ले लोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो जैसे ही मैं k की वैल्यू 0 लूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो रखता हूं यहां, तो 0 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो 0, फिर से 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिल रहा है, 6 इज इक्वल टू 0, विच इज टेक्निकली नॉट पॉसिबल, ये तो कभी संभव नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई यू कांट सेलेक्ट दिस वैल्यू ऑफ k, इसको आप नहीं ले सकते हो, इसको लोगे तो सारी कहानी बिगड़ जाएगी। तो आपको ये रिजेक्ट करना होगा कि जब हम k का वैल्यू 0 लेंगे तो उस केस में ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। सो अल्टीमेटली यू हैव टू सेलेक्ट दिस वैल्यू। तो ये सब चीज भी आपको सोचना पड़ेगा। और कई बार ये जो क्वेश्चन है ना, बच्चे गलती से सही बना देते हैं। गलती से सही का मेरा मतलब क्या है, देखो वो यहां इस स्टेप के बाद क्या करेंगे ना, वो डायरेक्ट 4k कॉमन लेंगे जैसा कि मैंने वहां भी लिया है, और माइनस 6 इज इक्वल टू 0, उसके बाद सीधा इसको गायब कर देंगे, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहां गलत हो चुका है, लेकिन फॉर्चुनेटली उसकी लक शायद अच्छी होगी, तो वो क्या लिखेगा, k इज इक्वल टू 6, और अल्टीमेटली ये आंसर सही आ जाएगा। लेकिन गलती से सही बनाना
और सही तरीके से सही बनाना, इसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। तो आप ऐसा मत करना, आप ये सोच करके खुश मत हो जाना कि अरे वाह इससे तो सही बन ही गया, या काफी सारे जो सोर्सेस मैंने देखे हैं वहां डायरेक्टली इस चीज को ओमिट कर देते हैं। लेकिन ऐसा आप मत करना, आपको ये पूरा करना ही होगा, क्योंकि ये तो किस्मत वाली बात है ना कि इस केस में हम गलती किए तो भी मेरा आंसर सही आ गया, लेकिन ये हमेशा होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और जब तक इस चीज को सीखोगे नहीं तो आपका कंसेप्ट कैसे बनेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की तरफ। अब आगे कंटिन्यू करने से पहले एक बार एक्सरसाइज 4.4 को देख लीजिए। अब हमारे सामने बस 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, लेकिन अगर सिर्फ इन 3 क्वेश्चंस को बना करके मैं चैप्टर क्लोज कर दूं तो समझो आपके हाथ से एक बड़ा कंसेप्ट छूट जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको बताना चाहूंगा। ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी होंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के रूप में एक आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, बट इस बार जो है ना रियल एंड डिस्टिंक्ट है। देखो जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया था वहां रियल और इक्वल दिया था, लेकिन जैसे ही रियल एंड डिस्टिंक्ट दे दिया ना तो समझो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा अलग हो गया। एक बहुत ही हेल्दी सिंप्लीफिकेशन भी आप सीखने वाले हो, जैसा कि मैंने पहले भी इस वीडियो में बताया था आपको। खैर जो भी हो, चलो मैं इस चीज को समझाता हूं कि कैसे इसे आप कंटिन्यू कर सकते हो। एक छोटी सी रिवीजन। अगर d इज इक्वल टू 0 तो रियल एंड इक्वल रूट्स, अगर d इज लेस देन 0 तो इस केस में तो नो रियल रूट्स, और अगर d इज ग्रेटर देन 0 तो इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या फिर अनइक्वल रूट्स। और यहां आपको रियल एंड अनइक्वल रूट्स को लेकर के ही कंटिन्यू करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, d इज ग्रेटर देन 0 और d के बदले b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिखोगे। नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ b की वैल्यू कितनी, 36 माइनस 4 इंटू a इंटू c। चलो इस चीज तो आप समझ पा रहे हो ना। और इस तरीके से आप देख सकते हो -4k, और इसको लिखोगे उसको उस तरफ भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, -36। यहां पर ही एक बड़ा कंसेप्ट आपके सामने आ गया है। जैसे ही नेगेटिव नेगेटिव आप कैंसिल करोगे ना, देखो जब भी ये इक्वल टू में होता था तो नेगेटिव को आप यूं ही कैंसिल कर देते थे। फॉर एग्जांपल ये अगर ऐसा होता तो आप क्या करते, सीधा नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करते ना, लेकिन यहां आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहां अगर नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करोगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा। पॉइंट टू बी नोटेड। और ये हमेशा की बात है, हमेशा ये करोगे जब भी नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करोगे ये ग्रेटर देन या लेस देन में, तो उस केस में ये जो साइन है ये उल्टा हो जाएगा। ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा, लेस देन होगा तो फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। इसका वजह भी मैं आपको समझा दूंगा, आप मत घबराओ। अब देखो -5 और -2, मुझे बताओ दोनों में बड़ा कौन है। ऑब्वियसली ये बड़ा है ना, क्योंकि नेगेटिव में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है, राइट। अब जैसे ही मैं नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करूंगा तो क्या ऐसा लिख सकता हूं, जी नहीं, ऐसा नहीं लिख सकता हूं। मुझे क्या लिखना चाहिए, 5 इज ग्रेटर देन 2। ये गलत है ना और ये सही है। तो आपने देखा जब हम नेगेटिव नेगेटिव को कैंसिल करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाता है। बस बिहाफ ऑफ दैट ही मैंने यहां साइन चेंज किया। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आगे और भी एक कंसेप्ट आने वाला है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। अब चलो सबसे पहले तो कैंसिल आउट कर देंगे, तो यू ऑल नो 9 आएगा, तो k इज लेस देन 9। अब ध्यान देना वहां जो था k का 2 आंसर आया था, यहां लेकिन k के बहुत सारे आंसर आ रहे हैं ना। कैसे, k इज लेस देन 9। अब लेस देन 9 का मतलब क्या है, 9 से कम जितने भी हैं, फॉर एग्जाम्पल 8, 7, 6, 2, 5, -2, -3, ये सारे हो जाएंगे। थोड़ा सा इस चीज को नंबर लाइन में देख लेते हैं। ये 0 है, ये 1, ये 2, इस तरीके से कहीं 9 भी होगा, इस तरफ -1 और -2 और so on होगा। तो k इज लेस देन 9 का मतलब क्या है कि वो 9 से कम है, 9 से कम है। अच्छा 9 से कम का मतलब क्या, ये 8 हो सकता है, ये 7 हो सकता है, ये 6 हो सकता है, 5, 4, 3, 2, 1, -1, और इवन क्यों डेसिमल में भी होगा, 1.5 भी हो सकता है। तो इसको आप इतना ही लिख करके छोड़ सकते हो। आप इस चीज को चाहो तो नंबर लाइन में भी शो कर सकते हो, और भी ऑप्शंस हैं इसको रिप्रेजेंट करने का, लेकिन आप ऐसा ही करके छोड़ दो, ये काफी होगा। लेकिन नंबर लाइन में एक बार कम से कम समझ जरूर लेना। अब इसको ज्यादा नहीं, नंबर लाइन में बस ऐसे ही शो करना, एक नंबर लाइन बना लेना और कहीं भी बस 9 लिख देना, ठीक है। जो ये नंबर होगा उसी को लिखना, सारा लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ एक ऐसे सर्कल दोगे और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट कर दोगे, और हाईलाइट करने के बाद कंटिन्यूटी का सिंबल दिखा दोगे, ठीक है। और इसको डीप मत करना, ठीक है। चलो आई होप ये चीज भी आपको क्लियर होगा। और एक्स्ट्रा सीख लो। अभी देखो क्लास 10th तक के अकॉर्डिंगली इतना ही लिख दिए तो काम हो जाएगा, लेकिन मैं एक्स्ट्रा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर k इज लेस देन इक्वल टू 9 होता ना, तो दोनों में फर्क है। दोनों में फर्क क्या है,
कि ये बता रहा है 9 से कम, और ये क्या बताना चाह रहा है 9 या 9 से कम। तो उस केस में तो ये तो स्टेटमेंट तो क्लियर कर ही रहा है, लेकिन अगर आप नंबर लाइन में शो करना चाहते हो तो उस केस में बस इसको आप डीप कर देना। अगर इसको ऐसे हाईलाइट कर दोगे तो इसका मतलब क्या हो गया 9 एज वेल एज लेस देन 9, और अगर इसको आप हाईलाइट नहीं किए थे तो अदर देन 9, 9 से कम बट वो 9 नहीं होगा। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के बाहर के हैं, और अगेन बहुत बड़ा कंसेप्ट इसमें छुपा हुआ है। देखते हैं यहां करना क्या है। तो जो क्वेश्चन होगा उसमें फिर से आपको रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए ही काम करना है। तो इसके लिए d जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करते हैं, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी ग्रेटर देन ये 0 हो जाएगा। तो के स्क्वायर इज ग्रेटर देन ये 36 हो जाएगा, राइट। और अब यहां बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है, के स्क्वायर इज ग्रेटर देन 36। अब क्या करोगे अगर इक्वल टू होता, तो इस चीज को पहले आप देख लो, ठीक है। के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 होता तो ये तो खैर बच्चा वाला क्वेश्चन होता आपके लिए। क्या करते आप, के इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 और इसके बाद लिखते के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। इतना ही ना करते, आप प्लस माइनस यहां भी दे सकते थे, इतना ही करते। लेकिन यहां आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यहां क्या पूरा प्रोसेस होगा इस चीज को समझो। बस खाली इक्वल टू की जगह अगर ये वाला साइन आ जाए तो प्रोसेस पूरा बदल जाएगा। आपको इस चीज को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, ये पहले लिखना पड़ेगा। के स्क्वायर इज इक्वल टू 36 को आप लिखोगे 6 स्क्वायर, जिसका भी ये स्क्वायर होगा वो लिखोगे। इसके बाद कहानी बहुत अलग हो जाता है। पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूं क्या होगा, उसके बाद मैं समझा भी दूंगा वो क्यों होगा। तो इसके बाद क्या होगा, के जो है के इसका वैल्यू होगा ग्रेटर देन 6 और के लेस देन माइनस 6। नो डाउट आपको अभी शायद ये अजीब लग रहा होगा कि ये मैंने कैसे लिखा, तो इसके पीछे का ट्रिक भी बताऊंगा और पूरा कंसेप्ट भी दे दूंगा। तो ट्रिक ये है कि आप एक नंबर लाइन बना लो, ठीक है। नंबर लाइन में ये जो नंबर है ना, इसको बस रिप्रेजेंट कर दो और उसका नेगेटिव को भी रिप्रेजेंट कर दो। क्लियर। अब अगर यहां ग्रेटर देन का सिंबल है, इस तरफ अगर ग्रेटर देन का सिंबल है जो वेरिएबल होगा उसकी तरफ, तो ये पूरा का पूरा और ये पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। और अगर ये लेस देन सिंबल होगा तो ये वाला हिस्सा आंसर होगा। थोड़ा मैं और डिटेल में समझाऊंगा, आप बिल्कुल भी मत घबराओ। देखो फिलहाल इस केस में क्या है, ये ग्रेटर देन है। अगर ये होता के स्क्वायर लेस देन 6 स्क्वायर, ठीक है, ये होता। अच्छा इक्वल टू वाला तो मैंने शो कर ही दिया है। तो अगर ये होता तो क्या करते, इट्स रियली वेरी सिंपल। एक बार सीख लो, आगे हमेशा ये काम आएंगे आपके। अगर ये चीज होता तो हमारा आंसर ये होता, यहां से लेकर के यहां तक। और अगर ये वाला सिंबल है तो हमारा आंसर होगा यहां से लेकर के ये पूरा, एज वेल एज यहां से लेकर के ये पूरा। अब ये तो मैंने ट्रिक आपको बताया। अब बोलोगे इसके पीछे का कंसेप्ट क्या, तो कंसेप्ट को बस आप सिंपली जस्ट कर लो ना। अब देखो यहां जो है के स्क्वायर की वैल्यू ये ग्रेटर देन 36 होनी चाहिए, राइट। अब 36 से बड़ा ये वैल्यू कब आएगा, जरा सोचो इस चीज को। इस स्टेटमेंट को देखो या इस स्टेटमेंट को देखो। चलो मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं। ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप देखो कि के की वैल्यू क्या होनी चाहिए सो दैट वो ग्रेटर देन 36 हो। आप इजीली बता सकते हो ना कि के की वैल्यू 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 हो सकती है। एज वेल एज क्या ये नेगेटिव 7 नहीं हो सकती, नेगेटिव 8 भी तो हो सकता है, नेगेटिव 9, नेगेटिव 10। तो इसलिए मैंने देखो पॉजिटिव में लिखा 6 से बड़ा और नेगेटिव में लिखा 6 से इस तरफ का वैल्यूज को। और इस केस में देखो तो के स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 36 होनी चाहिए। तो ये कब होगा, यानी कि 36 इसको आप मान सकते हो। तो के स्क्वायर जो है लेस देन 36 होना चाहिए। तो ये कब होगा, तो ये तब पॉसिबल है जब के की वैल्यू, जाहिर सी बात है, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2, 1, 0 हो, या फिर नेगेटिव में वो सारे वैल्यूज हो। तो इस तरीके से ये होगा। बस इसको आप खुद ऑब्जर्व करके देखो, ये क्लियर हो जाएगा। जहां तक ट्रिक की बात है तो मैंने वो बता दिया, और एक बताऊंगा सो दैट पूरा ये क्लियर हो जाए। अब चलिए इसके लिए मैं एक नया क्वेश्चन ही लेता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। देखो अगर थोड़ी बहुत भी बच गई है कंसेप्ट तो मैं इसके लिए एक और एग्जांपल ले लेता हूं आपके लिए। मैंने लिखा ये, और ऐसा करते हैं 4 = 0 ले लेते हैं, ठीक है।
अब फिर से रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए काम करना है, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा इस केस में, तो b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ठीक है, ओनली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू का भी कंसेप्ट है, तो चलिए फिलहाल तो ग्रेटर देन 0 होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की हम लोग बात कर रहे हैं। बताइए b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज ग्रेटर देन 0। 9 को कॉमन लेके हटा देते हैं, तो ये हो गया 16, तो k स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16 आप पहले लिख लो, और इसके बाद k स्क्वायर जो है ग्रेटर देन, पता लगाओ ये किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है, ये आप लिख लो। इतना लिखने के बाद आपको ये देखना है कि ये ग्रेटर देन का सिंबल है इस तरफ या लेस देन का सिंबल है। तो k की तरफ अगर k अगर ग्रेटर देन है तो उस केस में क्या करोगे, ऐसे दो दोगे, उसके बाद ये जो नंबर होगा इसका पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू को नंबर लाइन में आप रिप्रेजेंट कर दोगे। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन का सिंबल है, अच्छा देखो अगर ये लेस देन होता तो क्या करते, तो भी कुछ वैसा ही आपको काम करना होता। एक हिस्सा तो कॉमन ही होगा, नंबर लाइन बनाओगे और +4 और -4 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दोगे। 0 1 2 ये सब भी शो कर सकते हो, बट उसकी जरूरत है नहीं। इतना कर लिया, अब दोनों ही सिचुएशंस में आप ये काम कर लोगे। उसके बाद देखो अगर ये ग्रेटर देन में है तो सॉल्यूशन ये और ये पूरा होगा। यकीन ना हो तो इसके बाद का कोई भी वैल्यू यहां रख करके देख लो। फॉर एग्जांपल इसके बाद क्या 7 आता है, आप रख करके देखो तो यहां तो देखो 7 स्क्वायर 49, तो 49 16 से तो बड़ा ही है। इस तरफ का भी कोई भी वैल्यू रख लो, क्या रखना चाहोगे, -100 रखना चाहोगे, रख करके देख लो। तो -100 जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 पे 4 0 आ जाएगा, तो क्या वो 16 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। तो इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में ये हो जाएगा यहां यहां और इसके बीच वाला हो जाएगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तक ही सीमित नहीं है, आगे भी ये कई सारे फील्ड में काम आएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस कंसेप्ट पे खास ध्यान दो आप। बहुत सारे ओलंपियाड्स में या फिर बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मतलब यूज होता है, तो इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए। और वेरीफाई करके तो आप देख ही सकते हो कि k की वैल्यू इन बिटवीन कुछ भी रख दो। क्या रखना चाहोगे, 2 रखना चाहोगे, अब 2 रख करके देखो, मैं रख करके सो ही कर देता हूं ना, 2 स्क्वायर लेस देन 4 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 16। तो देखो स्टेटमेंट सही आया। तो इस तरीके से हमने इस चीज को क्रॉस चेक भी कर लिया कि हमने जो बनाया वो सही है। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लो। आई होप ये चीज आपको क्लियर होगा, और अगर क्लियर नहीं है तो एक बार फाइनल स्टेटमेंट मैं देना चाहूंगा। देखो अगर एक्स स्क्वायर, अभी एक्स है के है वाई है, इससे कोई मतलब नहीं, ग्रेटर देन 2 स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर लेस देन 2 स्क्वायर, इसके बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये तीनों अलग अलग चीज है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर, या 4 भी आप लिख सकते थे, यहां प्लस माइनस दे दोगे, और x इज इक्वल टू +-2। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। लेकिन जब इसकी बात करोगे ना, तो इसके लिए आप नंबर लाइन बना लो, और नंबर लाइन में 2 और उसका नेगेटिव यानी कि -2 को रिप्रेजेंट कर लो। अब x की तरफ अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो तो इसका जो पूरा सॉल्यूशन होगा ये वाला होगा, एज वेल एज उसका जो मिरर इमेज इस तरफ बनेगा वो भी होगा, ठीक है। और यहां 2 इंक्लूड नहीं होगा, ये जो ओपन रखा गया है ना इसको, यानी कि हाईलाइट जो नहीं किया है, इसका मतलब क्या है 2 इंक्लूड नहीं है इसमें। अब देखो ना 2 कैसे रखोगे, यहां 2 रखोगे तो क्या होगा 4 इज ग्रेटर देन 4, 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 4। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या, सही नहीं है। लेकिन हां अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल होता है, ये भी सिंबल होता है ग्रेटर देन इक्वल टू इसको बोलते हैं, तो ये वाला सिंबल अगर होता तो उस केस में इसको आप डीप कर देते, और इसका मतलब क्या है कि यहां 2 को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं, राइट ना। तो चलो फिलहाल ये कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। और इस वाले केस में क्या करोगे, एज यूजुअल 2 और -2 को आप लिखोगे, लेकिन इस तरफ लेस देन का सिंबल है, इसलिए आपको यहां से यहां तक लेना पड़ेगा, इसको डीप नहीं करना है, ठीक है, यहां से यहां तक लेना पड़ेगा। इतना ही काफी है। मुझे लगता है ये कंसेप्ट काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा कमिंग फ्यूचर में। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, और कुछ नया यहां भी आपको सीखने को मिलेगा। आप देख सकते हो ये एक इनकम्प्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनकम्प्लीट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि k की वैल्यू अननोन है, बट है तो ये क्वाड्रेटिक ही, अगर अनलेस एंड अनटिल की मैं k का वैल्यू 0 ना बोल दूं। अगर k का वैल्यू अदर देन 0 है तो ऑब्वियसली ये क्वाड्रेटिक ही होगा। ओके, खैर जो भी हो, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k
फॉर रियल रूट्स। मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है बट आप समझ तो गए हो ना, बस यही चीज मेन तो है। तो इसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें k की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रियल रूट्स दे दे। अब एक बार आपको फिर से रिवीजन करना होगा। जब d इज इक्वल टू 0 होता है तो उस केस में रियल एंड इक्वल रूट्स, d जब ग्रेटर देन 0 होता है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और जब d लेस देन 0 होता है तो इस केस में नो रियल रूट्स। तो आप क्या ये गौर किए कि ये जो 1 और 2 केस है इन दोनों में ही रियल लिखा हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि इस केस में रियल एंड इक्वल था और इस केस में रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि अनइक्वल रूट्स। तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो एक नया कंसेप्ट हमारे पास आता है और वो आता है रियल रूट्स के लिए। तो इस चीज को भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा कि इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो वो तीनों से ये हट करके एक नया मैं इंट्रोड्यूस किया हूं और यहां कुछ और नहीं बल्कि मैंने दोनों को मर्ज करके लिखा है। तो इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो इस केस में जो रूट्स का नेचर होगा वो रियल होगा। अब सिर्फ मैंने रियल लिखा, ना रियल एंड इक्वल लिखा और ना ही मैंने अनइक्वल लिखा, सिर्फ मैंने रियल लिखा, राइट ना। तो बस इसी कंसेप्ट को यहां यूज करने वाले हैं। तो फॉर रियल रूट्स वी मस्ट हैव क्या, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, 36 माइनस 4 इंटू के इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा ना। चलिए ये चीज क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना चाहोगे आप, 4 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लो, तो 9 प्लस 2k, कैंसिल नहीं मतलब कि इस तरफ भेज दोगे, इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9, ये क्लियर है। अब इसके बाद क्या होगा देखो, तो k इज ग्रेटर देन इक्वल टू -9/2। बस फर्क यही हुआ कि जनरली यहां इक्वल टू नहीं आता था लेकिन यहां ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको लिखना होगा, राइट। नंबर लाइन में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, तो देखो कहीं 0 और कहीं होगा -9/2 भी होगा। तो -9/2 से ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो देखो -9/2 में मैंने एक सर्कल दिया और इससे बड़ा तो ऑब्वियसली बड़ा राइट की तरफ होता है और इक्वल टू भी है इसलिए मुझे इसे हाईलाइट कर देना होगा पूरा, राइट ना। लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए बता दिया, इतना ही आपके लिए काफी होगा, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बताया। तो चलो आई होप कि ये चीज भी आपको क्लियर होगा। इस तरीके से जो भी एक्स्ट्रा मुझे बताना था आई होप मैंने उस चीज को बता दिया। अब जो आखिरी के 3 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 4.4 के, उन तीनों क्वेश्चंस को हम बना लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देख लो और समझो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, मैं ही समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में एक रेक्टेंगुलर फील्ड के बारे में कुछ बात बताई जा रही है आपको। आपके सामने स्टेटमेंट यह है कि क्या आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर फील्ड बना सकते हो जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से दुगना हो। लेंथ जो है वो ब्रेथ से दुगना हो, तो मैंने ब्रेथ को x मान लिया, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x, एज वेल एज उसकी एरिया 800 कुछ यूनिट दिया होगा, आप क्वेश्चन में देख सकते हो मीटर स्क्वायर, तो मैं उस चीज को लिख लेता हूं। बस क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है कि क्या आप एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क या कुछ भी हो, फील्ड हो, पार्क हो या कुछ और हो, तो एक ऐसा रेक्टेंगुलर फिगर आप बना सकते हो जिसकी लेंथ जो है ब्रेथ से दुगना हो और उसकी एरिया भी 800 मीटर स्क्वायर हो। तो देखते हैं बना सकते हैं या नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें मैथ्स यूज करना होगा और आप सब जानते हो लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है इन केस ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ है 2x और ब्रेथ है x इज इक्वल टू एरिया है 800। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 से डिवाइड यानी कि 400 आ जाएगा ये। तो इस तरीके से x का वैल्यू क्या आ जाएगा देखो तो +-2020, राइट ना। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो लेंथ है, लेंथ या ब्रेथ जो भी है। तो x की वैल्यू कितनी होगी, +2020। तो अगर ब्रेथ है, अगर ब्रेथ की वैल्यू मैं 20 ले लूं और लेंथ की वैल्यू 20 इंटू 2 यानी कि 40 ले लूं, तो बिल्कुल ऐसा हो पा रहा है। इसका मतलब बस इतना है कि अगर एक ऐसा हम रेक्टेंगुलर फील्ड बना लें जिसकी ब्रेथ 20 हो और लेंथ 40 हो, तो आप देख सकते हो कि इस सिचुएशन में इसकी जो लेंथ है वो ब्रेथ से दुगनी है, एज वेल एज इसकी एरिया, आप मल्टीप्लाई करके देख लो दोनों को, इसकी एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर की है। ये सारे जो आंसर है वो मीटर में होंगे, राइट ना। तो बस इतना ही था, यानी कि यस ये संभव है, यस
ये केस जो है ये पॉसिबल है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। ये एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है और इस वीडियो सेशन का भी ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 से मिलता जुलता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 5 को आप बना लो। चलिए फिर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आखिर कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 में एक सिचुएशन आपके सामने रखा जा रहा है और आपसे पूछा यह गया है कि क्या यह सिचुएशन प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल है। अब देखो, जो सिचुएशन क्वेश्चन में दिया गया है उसको मैं पार्ट बाय पार्ट समझाऊंगा सो दैट कि आपको मजा आए। फर्स्ट पार्ट में आपसे यह पूछा जा रहा है कि क्या दो ऐसे बच्चे को आप ढूंढ सकते हो जिसके एज के सम 20 ईयर्स हो। इंस्टेंटली ये सुनकर के आपका जवाब होगा हाँ। फॉर एग्जाम्पल, एक 15 साल के बच्चे को ढूंढ लोगे और दूसरा 5 साल के बच्चे को ढूंढ लोगे, दोनों का सम कितना आ रहा है देखो तो 20 आ रहा है। सिमिलरली और भी कई सारे बच्चे को आप ढूंढ सकते हो, जैसे कि एक 11 साल के बच्चे को ढूंढ लो और दूसरा 9 साल के बच्चे को ढूंढ लो, दोनों का सम कितना होगा 20 होगा। तो अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो इंस्टेंटली आपका आंसर होता कि यस, ऐसे बच्चे को आप ढूंढ सकते हो। लेकिन क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है और यहां ये चीज ऐड किया जा रहा है क्वेश्चन में कि ऐसे बच्चे तो होने ही चाहिए जिसकी जो प्रेजेंट एज है उसकी सम 20 तो होनी चाहिए। एज वेल एज क्या होना चाहिए, जो भी बच्चे आप ढूंढ रहे हो उसकी जो 4 साल पहले वाली एज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसके 4 साल पहले एज कितनी रही होगी, तो 15 - 4 = 11 हो गया होगा। 4 साल पहले इतना रहा होगा ना, और इसका 4 साल पहले कितना एज रहा होगा, तो 4 साल पहले ऑब्वियसली 1 साल का ये रहा होगा। तो क्वेश्चन में ये बोला गया है कि 4 साल पहले वाला जो एज है ना, उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 48 आना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन ट्रिकी हो गया ना कि जो प्रेजेंट एज है उसका सम 20 होना चाहिए और जो 4 साल पहले वाला एज है उसकी जो प्रोडक्ट है वो 48 होनी चाहिए। अब देखो, ढूंढने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंसेप्ट को यूज कर लेते हैं, फिर हम आसानी से इस चीज को सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, कुछ चीज मैंने यहां लिख दिया। तो सम ऑफ एज यानी कि प्रेजेंट एज है, ठीक है, मैंने बस पूरा शॉर्ट में लिखा है यहां। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज कितना है, 20 होना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं ये जो छोटा बच्चा है इसका प्रेजेंट एज x है और इसका जो प्रेजेंट एज है वो 20 - x है। अब बताओ, 4 साल पहले इसका एज कितना रहा होगा, ऑब्वियसली इतना -4, और इसका 4 साल पहले एज कितना रहा होगा, इतना -4। ये चीज भी क्लियर है। अब देखो, क्या बताया गया है कि 4 साल पहले का जो दोनों का एज है उन दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, उसकी जो प्रोडक्ट है वो होनी चाहिए 48, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको लिखना है x - 4 ये वाला वैल्यू और 16 - x ये वाला वैल्यू, दोनों की प्रोडक्ट होनी चाहिए 48। अब इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, आप देखोगे 16x - x² - 64 प्लस 4x - 48 = 0। अब चलो जल्दी से इसको मैं सॉल्व कर देता हूं। प्लस 20x - 112 = 0। चलो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा और ऑपरेट कर लेते हैं। इतना प्लस 112 = 0। अब क्या करोगे, d की वैल्यू फाइंड करोगे, b² - 4ac, तो b² ये हो गया, -4 × 1 × 112 हो जाएगा क्या। तो आप देख सकते हो 400 माइनस ये कितना हो जाएगा 448, और जब दोनों को माइनस करोगे तो कितना होगा -48। आप देख सकते हो यहां d की जो वैल्यू है दैट ये जो आया दैट इज लेस देन 0 आ गया ना। तो इस केस में आप सबको मालूम है नो रियल रूट्स, तो इस केस में क्या होगा, नो रियल रूट्स होगा। तो जब d की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ऑब्वियसली जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो रियल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली आप ऐसे किसी बच्चे की पेयर को, मतलब कि ऐसे किसी पेयर को नहीं ढूंढ पाओगे, दो बच्चे को मतलब कि जिसकी एज की सम 20 हो और 4 साल पहले वाली एज को जब हम मल्टीप्लाई करें तो वो 48 आए। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 4 जो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गए सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।